हेलो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हैं केमिस्ट्री कांत चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका टीचर एल के मैथिल। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एमएससी एमफिल, 16 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, एक्स पीजीटी केमिस्ट्री नवोदय विद्यालय, एक्स वाइस प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय। आज का टॉपिक रहेगा क्लास 11th का जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लेट्स डिस्कस इट। लेट्स सपोज the reaction is A plus B. This converts into C plus D. So obviously A and B are reactant and C and D are products, and this reaction is reversible as the sign of reversibility shows here. This is sign of forward reaction when A and B converts into C and D. As soon as C and D are produced, these products convert back into or split back into A and B. So this is the backward reaction. So this is the reversible reaction. ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मीन्स ए और बी जब सी एंड डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। इसका मतलब यह है कि जितने मॉलिक्यूल्स ए और बी के कंबाइन करके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक उतने ही मॉलिक्यूल्स पर सेकंड सी एंड डी के कंबाइन होकर के ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस समय जो भी कन्वर्जन हो रहा है, चाहे वो रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हो, तो इक्वल अमाउंट में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें हमें पता करना है कि क्वांटिटी ए और बी की कितनी है और सी एंड डी की कितनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ इक्वल है, मतलब जितने कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो इक्वल हैं, लेकिन इस कंटेनर में जैसे ये दिस इज द रिएक्टेंट ए एंड बी, और जब ये कंबाइन होकर के बनाते हैं तब क्या बनाते हैं? सी एंड डी। सी एंड डी। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि जैसे दो अगर मॉलिक्यूल्स ए और बी के हैं तो उतने ही, यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड डी आर ऑल्सो कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। तो जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है अभी। तो नेट चेंज एक तरह से देखा जाए तो अब जीरो है। तो इसका मतलब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो कंसंट्रेशन यानी जो क्वांटिटी रिएक्टेंट की है, ध्यान देना, जो क्वांटिटी रिएक्टेंट की है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? जैसे दो मॉलिक्यूल यहां से इधर गए
तो 2 ही वापस आ गए, तो अब इसकी तो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है इसकी भी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन हो जाती है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट होगी। इक्वल और कांस्टेंट में अंतर है। कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही है, और इक्वल का मतलब ये होता है कि जितना ये है उतना ये हो। तो जितना ये है उतना ये नहीं है, बल्कि कांस्टेंट। अब ये चेंज नहीं हो रहा है, जितना ये कन्वर्ट हो रहा है उतना ये कन्वर्ट होके बैक हो जा रहा है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अब हमें इसकी क्वांटिटी पता करनी है दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। अब देखो, क्वांटिटी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में, इस मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन लेते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और ए। इसका मतलब ए जो है वो यहाँ पर किस में लिया गया है, मोल पर लीटर में। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है इसको पहले एक्टिव मास बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट का होगा या रिएक्टेंट का होगा, इन मोल पर लीटर। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि एक्टिव मास की बात हो रही है इसलिए ये इसको लॉ को, एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या, वो हम अभी आगे देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि एक्टिव मास क्या होता है, मोल पर लीटर, और ए को अगर मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। ओके, अब होता क्या है कि इक्विलिब्रियम पर देखा गया कि सी का अगर कंसंट्रेशन लें, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, और उसका मल्टीप्लाई कर दें डी के कंसंट्रेशन से। मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट क्या हो गया, सी और डी का प्रोडक्ट। और किसका प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम अगर ए का कंसंट्रेशन ले लें और बी का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो डिवाइड करते हैं वो कांस्टेंट होता है। यानी रेशियो ऑफ जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वो आता है कांस्टेंट Kc। तो इसको जो कांस्टेंट है ना Kc, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब जब Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है यही है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है।
कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाइड, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, उनके प्रोडक्ट, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट is constant. This is known as law of equilibrium or law of mass action. एक डेफिनेशन और बन सकती है कि if product of concentration of reaction product divided by product of concentration of reactants, it becomes constant. When we divide product of concentration of reaction product by product of concentration of reactants, then result comes constant. So this is the equilibrium, this is the law of equilibrium or law of mass action. ओके, अब देखो, अब इसी में एक चीज और आती है कि if the reaction is like this, here obviously A and B are stoichiometric coefficient, और stoichiometric coefficient क्या होते हैं, जो नंबर किसी रिएक्टेंट्स के आगे लिखे होते हैं। अभी हम आगे इसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, CC एंड DD, जैसे हमने दिया कि H2I2 2HI, तो यहाँ पर जो 2 है वो है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ जो 1 है, मतलब 1 लिखा नहीं है, लेकिन वी कैन एज्यूम दैट हेयर इज 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग डजंट अफेक्ट द इनिशियल वैल्यू। एक से अगर किसी को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनिशियल वैल्यू जो किसी की रहती है वही रहेगी। तो H2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, I2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जो A, V, C और D लिया गया है वो यही लिए गए नंबर जो लिखे होते हैं किसी रिएक्टेंट के आगे और प्रोडक्ट के आगे, ठीक है। अब ये चीज नई इंट्रोड्यूस हो गई, तो अब कैसे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा, या कैसे इसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ए और बी को। सिंपल सी बात है कि देखो, ये तो हो गया जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन, और रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय another product raised to the power stoichiometric coefficient. Likewise A की पावर में हम इसका stoichiometric coefficient लगा देंगे और B की पावर में B का stoichiometric coefficient लगा देंगे। तो अब जो नया एक्सप्रेशन बन गया वो ये है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, जबकि ये वाला जो था ये स्पेसिफिक था, जबकि कोई भी stoichiometric coefficient ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, कईयों में होगा, कईयों में नहीं भी होगा। तो होगा तब क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हो तब हम क्या करेंगे कि ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे कि when product of concentration of reaction products raised to the power या raised to their respective
stoichiometric coefficient when divided by product of concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient is constant value, gives constant value. So this is the लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो जो है इनका किसका, प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का। अब मोटे मोटे मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम याद करेंगे ताकि हम आराम से रिमेंबर कर पाए, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लिष्ट टाइप की है, कॉम्प्लेक्स टाइप की है। तो इसको हम बहुत इजी भाषा में कैसे समझेंगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तब हमारी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट। बस इतना सा है, यानी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, ये है। तो साधारण मतलब एक देखो केमिस्ट्री की भाषा में जब लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे तब तो जो हमने बताया वो वाली वो हो जाएगी डेफिनेशन, लेकिन मोटे तौर पर हमें याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रेशियो of concentration of product, ratio of concentration of product and concentration of reactant is constant. This is the law of equilibrium. तो ये वाली अगर आप याद रखोगे ना तो वो जो लॉन्ग डेफिनेशन है वो भी आप बना पाओगे। तो ये एक कर्सर, प्री कर्सर के रूप में काम करेगा, मतलब जिससे आप लॉन्ग डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि रिलेशन between KC यानी ये एंड KC डैश। अब KC डैश क्या है, देखो ये तो है आपकी, सपोज करो ये है आपकी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, और ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो ये तो हो गया, इसके लिए तो KC आप कैलकुलेट करोगे और इसके लिए करोगे KC डैश, और इनके बीच में रिलेशन हमें निकालना है। देखो KC इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ HI, और उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे पावर किसकी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे मोल पर लीटर में, और इसमें पावर चढ़ा देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होगा, KC डैश इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ये है क्योंकि रिवर्स हो गई ना रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो KC डैश इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो अगर हम इस
के सी डैश को अपॉन में ले लें, यानी 1 अपॉन के सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 अपॉन में ये आएगा पूरा, तब एच आई ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, एच आई ऊपर चला जाएगा, H2 इस टाइप से हो जाएगा। और ये अगर हम देखें तो वो है के सी, तो यहाँ पर रख देंगे के सी, तो 1 अपॉन के सी डैश इक्वल टू के सी, या ऐसे कह सकते हैं के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी डैश, के सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी। देखो कैसे, इधर के सी डैश ले गए और के सी इधर ले आए, तो के सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन के सी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। कैसे करेंगे, देखो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के सी, ये है रिवर्स रिएक्शन यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के सी डैश। रिवर्स रिएक्शन के लिए लिया तो उसको एक अलग नाम देने के लिए हमने के सी डैश ले लिया। अब अगर हम के सी डैश को 1 अपॉन में ले लें, तो दोनों ही, देखो किसी भी इक्वेशन को हम 1 अपॉन में अगर लेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों नीचे लेनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन के सी डैश में लिया, तो यहाँ भी हमें ये पूरा कहाँ लेना पड़ेगा, 1 अपॉन में। तो 1 अपॉन में जब हम लेंगे, मतलब देखो 1 अपॉन, ध्यान दो, H2I2 अपॉन HI के स्क्वायर। तो जब आप 1 अपॉन में जब आप लेते हो ना ये, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तब ये चीज़ आ जाएगी। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है HI का स्क्वायर अपॉन H2, इस ये क्या है, एक तरह से के सी है। तो 1 अपॉन के सी डैश इक्वल टू हो गया के सी, या के सी इक्वल टू 1 अपॉन के सी डैश, या के सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन के सी। तो के सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन के सी। तो क्या हो गया, क्या कहेंगे कि देखो रेसिप्रोकल हो गया, यानी रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल है किसका, फॉरवर्ड का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड reverse reaction are reciprocal of each other। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में ये आ जाता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, के सी है 1 बाई के सी डैश, के सी डैश है 1 बाई के सी, तो रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है कि नहीं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और इसमें कई बार के सी का कंसंट्रेशन निकाला जाता है, वो और मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग जैसे देखो यही, अब ये यूनिट ऑफ के सी, यूनिट ऑफ के सी की यूनिट कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमने एक इक्वेशन ली थी ना, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, और ये के सी इक्वल टू हो गया HI, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन आ गई, ये इक्वेशन बन गई। लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये ऐसे लिख लिया हमने, ये एक्सप्रेशन है।
इसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो, अब ये है मोल पर लीटर में, तो जाहिर सी बात है ये हो गया मोल पर लीटर और इसका स्क्वायर। नीचे भी क्या है, मोल पर लीटर में, ये भी क्या है, मोल पर लीटर में, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिपिक्ट करता है कि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है। तो इसको स्क्वायर में हटा दो, क्योंकि अब तो हम सीधे सीधे मोल पर लीटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर को डिपिक्ट करता है, इसलिए यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा। इसके बाद अब चूंकि मोल पर लीटर स्क्वायर में है तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1, यानी यूनिट 1 है, यानी कोई भी ना तो मोल पर लीटर है ना कुछ भी है, तो ये हो गई यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं आई, यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई इसमें केसी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की भी निकाल सकते हैं। किसी की भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे और फिर यहाँ पर उसी के मोल पर लीटर सारों में पुट कर देंगे और फिर इसके बाद कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज जो बच जाएगा वो रहेगा। क्लियर होगी बात? ओके, सो यहाँ पर हम लोग बाइंड अप करते हैं, क्योंकि यूनिट भी हमने निकाल ली। अब हमने रेकैपिचुलेट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज। देखो, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों एक ही बात है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों है, क्योंकि मोल पर लीटर की जो कंसंट्रेशन होती है पहले, मतलब काफ़ी पहले केमिस्ट्री में उसको हम एक्टिव मास कहते थे। तो एक्टिव मास चूंकि यहाँ पर लिया गया है, सिंस एक्टिव मास इज टेकन, दैट्स वाई लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर बोलते हैं, और उसे ही लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या, कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में का जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। और जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, यहाँ पे हमने देखा कि भले ही इक्विलिब्रियम पे एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। यानी जो अभी कंसंट्रेशन है और काफ़ी देर बाद भी वही कंसंट्रेशन रहेगी, क्योंकि अगर दो इसके बनते हैं तो दो इसके टूट जाते हैं, तो वही कंसंट्रेशन रहेगी, तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी वही आएगा हर समय। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया कि हाँ भाई, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका जो रेशियो है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कांस्टेंट हो चुकी है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और इसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, तब हम कैसे करेंगे कि उसकी पावर को, यानी जो पावर में क्या चढ़ा देंगे, पावर में चढ़ा देंगे हम स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हमने पहले स्पेसिफिक देखा ताकि समझ में आ जाए, और जनरल हमने देखा। अब बड़ी बड़ी चीज़ें हम करते हैं, पहले छोटी चीज़ फिर बड़ी चीज़, तो इसलिए हम इजी टू टफ बढ़ते हैं, इसीलिए हमने पहले वहाँ पे कोई स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिया, अब हमने लिया तो हमने यहाँ पे पावर में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन केसी एंड केसी डैश। केसी डैश क्या है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लें
और बैकवर्ड रिएक्शन का निकाल लें और दोनों का